नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे इस बार चौंकाने वाले आए हैं। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज हो गई है। 37 साल बाद कोई पार्टी और सीएम दोबारा चुनकर सत्ता का स्वाद चखने जा रहा है। बीजेपी को और उसके गठबंधन को मिलाकर 273 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर है। 2017 में सिर्फ 47 सीटें थी। इस बार उसने सहयोगियों के साथ मिलकर 125 का आंकड़ा छू लिया है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पूर्वांचल में बेहतर रहा है, जबकि किसान आंदोलन वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम वोट को पाने में पार्टी कामयाब नहीं हो सकी। इसी पर आज बहस भी होनी है। पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी 93 जीती है और समाजवादी पार्टी 43 अपने सहयोगियों के साथ। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, बीएसपी को कोई सीट इस इलाके में नहीं मिली। पश्चिमी यूपी का जिक्र आज इसलिए क्योंकि आज किसान आंदोलन पर बहस होने वाली है। यह है पश्चिमी यूपी की 136 सीटें और उनका हाल, क्योंकि माना जा रहा था किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी जाट बहुल इलाके में हो सकता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। तो एक तो यह आंकड़ा हो गया। अब चरणवार अगर देखें, पहला चरण जब हुआ, वेस्टर्न यूपी से ही चुनाव शुरू हुआ था। पहले चरण की 58 सीटों में से 46 बीजेपी प्लस ने जीती, 12 समाजवादी पार्टी प्लस ने, एसपी-आरएलडी ने, जबकि बीजेपी ने 46 माफ करिए। जब दूसरे चरण पर आते हैं, दूसरे चरण में यह देखिए 55 सीटें थी, उनमें से 28 बीजेपी ने और 27 समाजवादी पार्टी ने। यहां मुकाबला कड़ा जरूर हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा असर यहां भी किसान आंदोलन का दिखाई नहीं दिया। अब कुछ और आंकड़े आपको दिखाता हूं। आपको पता ही है, अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से इसीलिए गठबंधन किया था ताकि वो किसान आंदोलन के बाद जो माहौल बना है उसे भुना सके। अब दूसरे चरण की बात हो गई, पहले चरण की बात हो गई। अब कुछ और आंकड़े आपको दिखाता हूं। रामपुर जैसे ये इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव माना जा रहा था, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, जो मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, वहां थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक की वजह से सपा का प्रदर्शन सुधरा, लेकिन शायद आरएलडी वहां पर जाट वोट गठबंधन के पक्ष में नहीं खींच पाई और इसीलिए प्रदर्शन खराब रहा। अब यह देखिए, राकेश टिकैत के गृहनगर मुजफ्फरनगर में सपा गठबंधन ने 4 सीटें जीती जरूर, लेकिन बीजेपी 2 सीटें निकालने में कामयाब रही। यह आंकड़ा भी कुछ कहता है। टिकैत के गृहनगर मुजफ्फरनगर का यह हाल। अब जाहिर है, एक बार फिर से साबित तो हो गया है कि सफल आंदोलनों का नेतृत्व करना राजनीति में कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला, इसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे थे, लेकिन देश की सियासत में अब इन आंकड़ों के बाद क्या संदेश गया होगा आपके सामने है। अब कुछ और आंकड़े दिखाता हूं। लखीमपुर खीरी बहुत चर्चा में रहा चुनाव से पहले। वहां आरोप लगा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। खूब आंदोलन हुआ, खूब माहौल बना। आशीष मिश्रा को जेल भी जाना पड़ा, बाद में जमानत भी हो गई चुनाव के दौरान। फिर अंदाजा लगाया जाने लगा कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, आरोप लगने लगे। चुनाव के दौरान मुद्दा बनाया जाने लगा कि साजिशन आशीष मिश्रा को जमानत दिलवाई गई है। वहां देखिए क्या हाल हुआ। 8 सीटें हैं लखीमपुर में, वहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। क्लीन स्वीप, 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीत ली। 8। सपा को कुछ नहीं मिला, बीएसपी को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अब जरा आरएलडी की बात करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल, जिसका गढ़ पश्चिमी यूपी माना जाता है। आरएलडी को इस गठबंधन में 33 सीटें मिली थी। अखिलेश ने 33 सीटें दी थी, जीती कितनी? सिर्फ 8। 33 में से 8। और वोट कितना मिला? वोट मिला 2.85%। 2017 में भी 1.78% आरएलडी को मिला था। इस बार बहुत मामूली सा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सीटें सिर्फ 8। जिन सीटों पर आरएलडी ने लाज बचाई अपनी, वो शामली की 2 सीट हैं, थाना भवन, शामली सदर।
मुजफ्फरनगर की 3 सीटें हैं, बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर। बागपत की 1 सीट है छपरौली, जो हमेशा से गढ़ रहा है उनका। मेरठ की 1 सीट है सिवाल खास, वो भी गढ़ रहा है। और हाथरस की 1 सीट है सादाबाद। तो ये आरएलडी का प्रदर्शन, ये भी अपने आप में कुछ कहता है। अब एक और आंकड़ा देखिए, दिल्ली से सटे एनसीआर में, क्योंकि जब गाजीपुर बॉर्डर बंद हुआ, सबसे ज्यादा असर दिल्ली और एनसीआर के लोगों पर हुआ। लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा, और भी बहुत सारे मुद्दे इस गाजीपुर बॉर्डर के बंद होने से सामने आए। अब दिल्ली एनसीआर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटें और गाजियाबाद की 5 सीटें, सब बीजेपी ने स्वीप कर दी। और बहुत बड़े अंतर से ये सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीती। सुनील शर्मा, जो कि गाजियाबाद के साहिबाबाद से एक बार फिर जीत कर आए हैं, उन्होंने तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना दिया। 2,10,000 से भी ज्यादा वोटों से वो ये चुनाव जीते। पंकज सिंह 2.25 लाख वोटों से जीते। यह आंकड़ा भी कुछ कहता है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, और सवाल बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल। बीजेपी पास, कोई शक नहीं है। क्या किसान आंदोलन फेल हो गया? और हुआ तो क्यों? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस करेंगे। मेरे साथ किसान नेता योगेंद्र यादव आज राष्ट्र की बात में शामिल है। बीजेपी से संजू वर्मा है, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी से हैं, इंद्रजीत सिंह आरएलडी के प्रवक्ता हैं, और अजय आलोक जेडीयू से आ गए। आप सभी का स्वागत। योगेंद्र जी, आप निराश हैं यूपी चुनाव के, पंजाब चुनाव के नतीजे देखकर? मैंने तो अभी यूपी के आंकड़े बताए, पंजाब के भी बता दूं कुछ आप कहें तो। हालांकि आप क्योंकि खुद एक सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, आपने भी ये आंकड़े खूब अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे पता है। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल, जिन्होंने किसान आंदोलन को खूब बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, उनका क्या हाल हुआ पंजाब में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो किसानों ने अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, उनका भी क्या हाल है यह भी आपको पता होगा। संयुक्त समाज मोर्चा, ज्यादातर सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई, ज्यादातर सीटों पर। योगेंद्र जी, मान लिया जाए किसान आंदोलन जमीन से जुड़ा हुआ था ही नहीं। मानक भाई, मुझे उम्मीद है आपके पास मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि हाँ। आपकी आवाज बीच बीच में कट कट के मेरे पास आ रही है। ओके। आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं जी, तो मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा बारीक विश्लेषण की उम्मीद करता हूं। पहला तो पंजाब की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। पंजाब में जो चुनाव जीते उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था, जो चुनाव हारे उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। और जो संयुक्त समाज मोर्चा के हमारे कुछ नेता लोग जाके चुनाव लड़े, उनको पहले दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आप से अलग कर दिया था, कह दिया था इनसे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है, ये किसान आंदोलन के प्रतिनिधि नहीं है। तो मैं उनकी बात करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं करता। पहले दिन, ये आज नहीं कहा हमने, चुनाव परिणाम आने के बाद नहीं कहा, चुनाव से 5 दिन पहले नहीं कहा, जिस दिन उन्होंने चुनाव में लड़ने की घोषणा की, किसान आंदोलन ने उनको किसान आंदोलन से अलग कर दिया था उसी दिन। तो मैं नहीं समझता उसकी चर्चा करने की जरूरत है। ओके। उत्तर प्रदेश बिल्कुल गंभीर सवाल है। आपने पूछा मैं निराश हूं, मैं बिल्कुल निराश हूं, और मैंने खुल के कहा है कि बहुत निराश हूं, दुखी हूं। मगर अभी हम सिर्फ उसके किसान वाले पक्ष पे कहेंगे। हाँ। प्रश्न ध्यान से समझना चाहिए। आपने एग्जाम में पास फेल की बात कही, तो एग्जाम में भी हम ध्यान से देखते हैं ना, सिर्फ ये नहीं कहते कि अरे भाई फर्स्ट क्लास नहीं आया, पास फेल हो गए, इसका मतलब हम ध्यान से उसका विश्लेषण करते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन ने सिर्फ अपने दम पे बीजेपी को हरा दिया, तो उत्तर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हराया, नहीं हरा सके। हम चाहते थे, हमने स्पष्ट रूप से जाके उत्तर प्रदेश में 1 बार नहीं 10 बार कहा था कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। क्या कुल मिला के उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अगर इसे आप असफलता का लक्षण मानते हैं तो बिल्कुल असफलता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि किसान आंदोलन से असर नहीं पड़ा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और अब फॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद इसके आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। मैं आपके सामने 2-3 आंकड़े रखता हूं। पहला, आज द हिंदू के अंदर रिपोर्ट आई है, और इसका कोई किसान आंदोलन से संबंध नहीं है। द हिंदू के अंदर जो सर्वेक्षण आया है, ये सर्वेक्षण अब सीधा बताता है कि आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, कयास लगाने की जरूरत नहीं है कि फलां इलाके में यहां इतने वोट आए इसलिए फलां ने वोट दिया होगा। बिल्कुल सीधे सीधे बताता है
कि कितने किसानों ने किसे वोट दिया। जो किसान हैं, खुद खेती करते हैं, उनमें आप ध्यान देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सपा पे कोई 9% की लीड हासिल है। किसानों में कितनी है? 4%। किसानों में बीजेपी ने लीड किया, बिल्कुल किया। कितना किया? दूसरों से 5% कम, जो बहुत बड़ी बात है चुनाव में, अगर आप चुनाव समझते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो किसान जिनको किसान आंदोलन के बारे में पता था और सहानुभूति थी, उनमें बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस, अब कयास लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये कहता है कि उनमें, उन किसानों में बीजेपी को 16, जिन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में पता था, उनमें बीजेपी 16% से पीछे रही है। जिन किसानों को पता था कि किसान आंदोलन के बारे में पता था, सहानुभूति थी, उसमें बीजेपी 11% पीछे रही है। जिस चुनाव में बीजेपी इतना जबरदस्त जीती है, इन वर्गों में बीजेपी दरअसल पिछड़ी है। तीसरी एविडेंस, आपने इलाकों का जिक्र किया, आप खुद जानते हैं हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे सबसे ज्यादा किसान कहां से आए थे? मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, इसी से आए थे ना। यहां पे 19 सीटें हैं। इस 19 सीटों में से बीजेपी को कितनी मिली हैं? 6, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग 2/3 सीट वो ले रहे हैं। यहां पे वो 1/3 से कम पे रुक गए हैं। एक एक सीट का विश्लेषण आपने भी किया, मैं भी वो बातें बता सकता हूं। चौथी बात, राजनीतिक, आंकड़ों से परे, परिणाम से परे। जब आज से 1 साल पहले किसान आंदोलन ने हवा नहीं पकड़ी थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्ष की क्या स्थिति थी? विपक्ष खड़ा भी नहीं था उस वक्त। तो मैं समझता हूं किसान आंदोलन ने विपक्ष को खड़ा होने की हिम्मत दी। ये चुनाव अगर चुनाव जैसा लग सका, और कम से कम आखिरी दिनों तक लगता था कि बराबरी का मुकाबला है, तो इसका प्रमुख श्रेय किसान आंदोलन को मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कहने के बाद अगर आप मुझसे पूछें तो फिर आप संतुष्ट हैं, बहुत शानदार काम किया? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। और काम करने की जरूरत है, निश्चित बहुत काम करने की जरूरत है। किसान को एक किसान के रूप में, एक राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में खड़ा करना एक लंबा प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत हुई है, और इसमें और बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। मैं बिना संकोच के लाग लपेट के बात कहता हूं। लेकिन ये ना कहिए कि असर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, था ही नहीं। ऐसी हल्की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। नहीं, अब ये हल्की बात मेरी नहीं है। मैं तो आंकड़े बता रहा हूं योगेंद्र जी, और आंकड़ों का विश्लेषण आपने तो जीवन भर किया है। आपने कुछ आंकड़े बताए, बारीकी से बताए, एक अखबार में पढ़कर बताए। मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी है, मुझे पता है वो एक जाहिर है एक सर्वे ही होगा, क्योंकि सर्वे के लिहाज से इस तरह के आंकड़े बाहर आते हैं। अब मुझे नहीं पता उसका सैंपल कितना है, और वैसे हम खुद सर्वे करते हैं, इसीलिए मैं उस सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर पश्चिमी यूपी, जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था, जाट बहुल, सबसे ज्यादा किसान इसी इलाके में, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ योगेंद्र जी कि पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी का सफाया नहीं हुआ? बीजेपी ने बेहतर किया। बीजेपी ने एसपी और आरएलडी को एक तरह से बहुत पीछे छोड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। 136 सीटों में से 93 बीजेपी जीत रही है, 93। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी आगे रही इस इलाके में। इसलिए निष्कर्ष ये होगा, निष्कर्ष यदि हम ये निकालें कि इससे इसका मतलब है किसान आंदोलन का पर्याप्त असर नहीं हुआ, किसान आंदोलन का असर निर्णायक नहीं हुआ, मैं एकदम मान लूंगा। आप कहें असर नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 अलग इलाके हैं, एक गन्ना वाला इलाका है, एक आलू वाला इलाका है। जहां गन्ना वाला इलाका है, जहां हमारे आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था, वहां बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो उधर आलू वाला इलाका है, हाथरस, अलीगढ़, आगरा वगैरह की साइड का, वहां पे नहीं हुआ। ये 2 बिल्कुल अलग इलाके हैं। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, बाकी गेस्ट भी अपनी बात कहेंगे। देखिए, इस चुनाव में हमारी भूमिका क्या थी? याद रखिए, इस चुनाव में ना हम बैट्समैन थे ना बॉलर थे। बैट्समैन थे तो योगी जी थे, उन्हें अपनी सत्ता बचानी थी, विकेट बचानी थी। बॉलिंग करने का काम था तो वो बसपा का था, सपा का था, उनका था। हमारी भूमिका ग्राउंड्समैन की थी, हमें पिच तैयार करनी थी, जो हमने की। हमने हैवी रोलर भी चलाया, हमने जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों को संदेश दिया, पर्चे बांटे, कहा बीजेपी को सजा दें। ये रोलर चलाने का काम था, बॉलिंग करना हमारा काम नहीं था। तो बॉलिंग और बैटिंग जो की,
पिच से असर पड़ता है, जैसा कि आज हम बेंगलोर के मैच में भी देख रहे हैं, पिच का असर पड़ता है। हाँ। लेकिन खाली पिच बनाने वाला चुनाव मैच का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, ऐसा तो कभी होता नहीं। एक आंकड़ा और बता देता हूं, उसके बाद संजू वर्मा के पास जा रहा हूं। आपको पता है योगेंद्र जी, जो राकेश टिकैत का बूथ है, जहां उनका खुद का वोट है, वहां पर बीजेपी को और आरएलडी को कितने कितने वोट पड़े हैं? बीजेपी को पड़े हैं शायद, मैं जानता नहीं, 520 525 के आसपास, और आरएलडी को पड़े हैं 185। तो ये आंकड़े भी छोटे छोटे, क्योंकि आप बारीक विश्लेषण कर रहे थे, मैंने कहा मैं भी एक छोटा सा और आंकड़ा बता दूं आपको। मुजफ्फरनगर शहर का बूथ है या कि उनके गांव का बूथ है? ये राकेश टिकैत का खुद का बूथ है, जहां उनका वोट है अपना। नहीं, ये मुजफ्फरनगर शहर में उनका वोट है या कि उनके गांव वाला वोट है? ये अच्छा, ये मैं और चेक करके बताता हूं आपको, पर ये जहां राकेश टिकैत का खुद का अपना बूथ है, हाँ। ये वहां का आंकड़ा है मेरे पास। चलिए खैर, और दूसरा, वो जो टेनी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, मैं कह रहा हूं लखीमपुर में भी वही 8-0 हो गया, वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा संजू वर्मा, ओके, की बात 100% आपकी सही है। लखीमपुर के अंदर बिल्कुल सफाया हो गया विपक्षियों का, लेकिन एक बात याद रखिए, लखीमपुर किसान आंदोलन का कोई केंद्र नहीं था। वहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना, हादसा, एक वहां पे किलिंग हुई, एक तरह का नरसंहार। अरे नहीं योगेंद्र जी, लेकिन नहीं योगेंद्र जी, एक सेकंड, ना एक सेकंड, योगेंद्र जी एक सेकंड, योगेंद्र जी, मैं मान रहा हूं कि शायद आपकी जबान फिसल गई होगी, आपने जो उसे हादसा और दुर्घटना कह दिया, आप करेक्ट करना चाह रहे हैं? मैंने कहा हत्याकांड, मैंने ये भी कहा नरसंहार। ठीक है, ओके। वहां पे जो हत्याकांड हुआ, वो हुआ, लेकिन वो इस संयोग की वजह से कि हत्याकांड वहां हुआ, वो जगह किसान आंदोलन का केंद्र नहीं बन जाती। हमारे किसान आंदोलन का वो कोई बहुत स्ट्रांग एरिया कभी था ही नहीं। ओके, ऑलराइट संजू वर्मा, एक चीज हर बार कहा जाता है बीजेपी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, मतलब एजेंडा वाले लोग एजेंडा चलाते रहे, हम कहते रहे भाई आइए हमारे अस्तित्व को बार बार चोट पहुंचाते रहिए। आपको यह पूछना चाहिए, कल योगेंद्र यादव ने ट्वीट लिखी, इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, कहते हैं वी हैव टू रिक्लेम द सोल ऑफ इंडिया। आप यह कहना चाहते हो कि जो लोगों ने बीजेपी के पक्ष में अपना मत दिया, वो लोग खाली मेजोरिटेरियनिज्म के लिए वोट कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स के लिए वोट कर रहे हैं? क्या योगेंद्र यादव ने थोड़ी सी शालीनता दिखाई? संजू वर्मा में शालीनता नहीं है, संजू वर्मा में मान लेती हूं बड़प्पन नहीं है। योगेंद्र यादव तो हमेशा बड़प्पन का ढोंग पहनकर जाते हैं चैनल्स पर। आपको शर्म नहीं आई कि आपने लोगों का मजाक उड़ाया अपनी ट्वीट के द्वारा? क्या कहने का मतलब है आपका? आई वॉन्ट टू रिक्लेम द सोल ऑफ इंडिया। पहले अपना सोल रिक्लेम करिए, बाद में जनता की सोल के बारे में सोचिए। एक बहुत बड़ा अहम चीज जो मैं आपके चैनल पर कहना चाहती हूं, मेरी पार्टी ने भी मुझे कहा है कि हमको यह कहना चाहिए। मानक जी, एक चीज आप समझ जाइए, हाँ, समाजवादी पार्टी को मैं ये कहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, आई विल गिव देम, बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी। अरे मुद्दा क्या है? आप चाहे समाजवादी पार्टी को देखिए उत्तर प्रदेश में, या कांग्रेस को देखिए उत्तराखंड में, कांग्रेस ने 19 सीटें जीती। बात यह है कि सब विपक्ष की पार्टियां वोट शेयर तो इकट्ठा कर पा रही है, पर वो वोट शेयर को सीट्स में तब्दील नहीं कर पा रही। अभी आप एसपी प्लस को देखिए, एसपी प्लस का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में है 38%, जो कि मानक जी कम नहीं है, किसी भी मायने से कम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा एसपी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। बीजेपी का वोट शेयर कितना है? बीजेपी प्लस का वोट शेयर है 46%। सिर्फ 8% का अंतर था एसपी प्लस और बीजेपी प्लस के बीच में, फिर भी हमने उनसे डबल से ज्यादा सीटें क्यों मिली? इसका मेन कारण यह है कि विपक्ष वोट शेयर को सीटों में तब्दील नहीं कर पा रहा। यही हालत उत्तराखंड में थी। उत्तराखंड में कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 35% से ज्यादा था, पर कांग्रेस को सीटें कितनी मिली? 19। बीजेपी को सीटें कितनी मिली? 47। जबकि कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर के बीच में उत्तराखंड में कोई खास अंतर नहीं था। तो मैं यह कहना चाह रही हूं कि पहली बात तो ये कि सीट शेयर और वोट शेयर, ये दोनों चीजों को समझना होगा। वोट शेयर को सीट्स में तब्दील करने की जो सामर्थ्य है वो विपक्ष को अपनी ओके संजू, ऑलराइट, ओके संजू, जैसा मैंने पहले कहा, मैं आपसे आज एक बेहतर मुलाकात, बेहतर बातचीत, बेहतर कॉन्वर्सेशन की उम्मीद कर रहा था। सचमुच मैं ये नहीं सोच रहा था कि आज आप आकर मेरे साथी पर या फिर जो पत्रकार आते हैं अलग अलग चैनलों पर, उन पर इस तरह से अपनी भड़ास निकालेंगे। क्या जरूरत है ये सब करने की? नंबर 1। नंबर 2, आपके साथ पैनल में वो रहें,
आप उनसे बहस करिए, संदीप के शो पर आप जाएं, आपको संदीप से कोई शिकायत है आप बहस करें, और आप करती भी हैं हमेशा। आपकी और संदीप की अक्सर बहस होती है और हम मजा लेते हैं उस बहस का, यही लोकतंत्र है। लेकिन मैं आपसे बेहतर बातचीत की उम्मीद कर रहा था आज। एनीवे, सुरेंद्र राजपूत, क्या किसान आंदोलन का मुद्दा साल भर 1.5 साल आपने उठाया, उसका यह नतीजा निकला कि आपको यूपी में कुछ नहीं मिला, आपको उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, वहां भी आप हार गए? सुरेंद्र राजपूत, क्या इससे यह अंदाजा लगाया जाए कि किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा उठाने वाली पार्टी अगर 5 राज्यों में हार जाए तो इसका एक ही संदेश है? सुरेंद्र राजपूत। मानक भाई, पहले तो सब लोगों को नमस्कार। मैं एक चीज खाली कहना चाह रहा हूं, किसान के मुद्दे पर है तो मैं अपनी पार्टी का विश्लेषण नहीं करूंगा, उस पार्टी के विश्लेषण को आप करें, योगेंद्र भाई करें, हमें मंजूर है। अभी संजू वर्मा जी ने जो बिल्कुल डिस्कार्ड सब लोगों को कर दिया, वो इनका अपना फैसला है, पता नहीं इनका फैसला है या पार्टी का फैसला है, ये आप लोग जरूर पूछिएगा। क्या पार्टी ने इनको ये बात करने के लिए भेजा था या किसान आंदोलन पर बात करने के लिए भेजा था? मैंने तो आज तक, मतलब मुझे अफसोस है आज कि आज तक मैंने कभी किसी प्रवक्ता को इस तरीके से अपनी निजी भड़ास नहीं निकालते देखा। बट एनीवे, मैं आपको सिर्फ एक चीज कह देता हूं, किसान आंदोलन का पूरा असर वर्तमान सरकार पर पड़ा, वर्तमान चुनाव पर पड़ा। हम लोग चुनाव हारे हैं या प्रतिपक्ष चुनाव हारा है, उसके दूसरे कारण है, वो कारण है बहुजन समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के वोट का शार्प डिक्लाइन होकर के भारतीय जनता पार्टी में चला जाना, जो कि विजिबल है और साफ साफ दिख रहा है। आप जाकर के जमीन पे भी देख सकते हैं, किसान ने ठोक के वोट दिया है भाजपा के खिलाफ। किसान को बिल्कुल आप कुछ नहीं कह सकते, किसान ने पूरा ठोक के वोट दिया है। सहारनपुर में भी, मेरठ में भी, मुजफ्फरनगर में भी, शामली में भी, बड़ौत में भी, बागपत में भी, सरधना में भी, आपका बिजनौर में भी, अमरोहा में भी और बदायूं में भी। वरना हम लोग वोट कहां से पाते? किसानों ने ही वोट दिया है। एक बात तो किसान को इस आंदोलन के लिए, योगेंद्र की बात से मैं बहुत सहमत नहीं होता हूं, हमारी कांग्रेस के ये विरोधी हैं, लेकिन मैं एक बात से नहीं, मैं कांग्रेस के विरोधी है। नहीं, बीजेपी कहती है हमारे विरोधी है, कांग्रेस कहती है हमारे विरोधी है, आम आदमी पार्टी कहती है हमारे विरोधी है। हम हमारे बड़े भाई हैं, हम मतलब पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, अपना अपना विचार है। लेकिन एक बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं योगेंद्र भाई की, कि किसान आंदोलन का काम चुनाव जिताना नहीं था, जमीन तैयार करना था। और किसान आंदोलन ने जमीन तैयार की, किसानों ने वोट दिया, किसानों के वोट से ही तो हम आज की डेट में यहां पर खड़े हुए हैं। और सच बताएं आपसे, किसान आंदोलन के वोट को अगर मायावती जी ने स्ट्रेटेजिक तरीके से, या मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ ने स्ट्रेटेजिक तरीके से नहीं किया होता, जहां हम लोग नहीं समझ पाए ये बात, इस बात को हम स्वीकारेंगे। तो 11% का जो मायावती जी का शार्प डिक्लाइन है और भारतीय जनता पार्टी को वही वोट मिला है, वहां से उन लोगों को संजीवनी मिल गई। इसमें किसान की कहां दिक्कत है? हम तो किसान के ऋणी हैं, किसान ने हमको खड़ा होने लायक छोड़ा। अरे आपको कहां छोड़ा? आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं शायद, आपको तो पिछली बार से कम मिला है। एक मिनट मैं मानक भाई फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहां पर बात हो रही है, यहां पर सिर्फ कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो भरपूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। हमने जंग लड़ी है और हम पूरी तरीके से इश्क भी हमने किसानों से किया है, और किसान ने इश्क के बदले में इश्क दिया है, और किसान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहा है। इस बात से हमें कोई भी वो नहीं है, कोई नहीं हमसे ये कह सकता कि किसान ने वोट। सुरेंद्र राजपूत, मुझे बस थोड़ी सी आपत्ति आपकी इस बात से इसलिए है, जिन किसानों ने बीजेपी को वोट दिया और बड़ी संख्या में दिया, वो भी किसान है, उनका अपमान मत करिए ये बोलकर कि किसानों ने हमें वोट दिया और किसान बीजेपी के खिलाफ है। अब तो जनादेश आ गया, अब तो ये ना ओपिनियन पोल है, ना कोई एग्जिट पोल है, ना फिर कोई और सर्वे है। अब तो जो आंकड़े सामने दिख रहे हैं, जैसे योगेंद्र जी ने कहा, किसानों ने उनको भी वोट दिया लेकिन विपक्ष को खड़ा कर दिया। ये मत कहिए कम से कम कि किसानों ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। आपने और योगेंद्र जी ने जीती हुई सीटों का विश्लेषण किया। लोकतंत्र में जहां पर 305 वोट से भाजपा जीती और 305 वोट से विपक्ष हारा है, उस जगह पर आप ये कह रहे हैं कि किसान ने वोट नहीं दिया।
जिस जगह पे 1000 वोट से प्रतिपक्ष हारा है, उस जगह आप कह रहे हैं किसान ने वोट नहीं दिया। जिस जगह पे 5000 से हारा है, और पिछली बार 2017 में कोई सीट ऐसी भाजपा के पास नहीं थी जो 50,000 से, 40,000 से, 70,000 से, गांवों की, शहरों की बात नहीं कर रहा हूं। आप मुजफ्फरनगर की सीट उठा लीजिए, शामली की उठा लीजिए, आप बड़ौद की उठा लीजिए, आप क्या नाम सहारनपुर की उठा लीजिए, सारी सीटों में 30,000 से 70,000 थे। और इस बार आप देखिए विपक्ष को वोट मिला है, किसानों का वोट मिला है। किसानों को प्लीज आप ये मत कहिए कि किसानों का वोट नहीं मिला और या किसान नहीं, ये मैंने नहीं कहा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। ये आपने कहा था कि बीजेपी को नहीं मिला। मैंने नहीं कहा कि किसानों का वोट विपक्ष को नहीं मिला, ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि आंकड़े देखिए, खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। किसानों ने वोट विपक्ष को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, लेकिन बीजेपी को ज्यादा दिया, और ये आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है। मैं कहता हूं नहीं दिया, मैं फिर से अच्छा ठीक है, अजय आलोक, उसके बाद आ रहा हूं शहजाद अब्बास और इंद्रजीत सिंह। अजय आलोक वोट को काउंट कर लेंगे, पता चलेगा। ओके, अजय आलोक किसान आंदोलन के दौरान भी अक्सर हमारी बहस में आते थे और खुलकर बोलते थे। अब इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे अजय आलोक? क्या किसान आंदोलन कभी जमीनी आंदोलन था ही नहीं? देखिए, किसान आंदोलन बिल्कुल किसानों की समस्या के लिए था, और किसान अपनी समस्या सरकार के साथ शेयर करते थे, बात करना चाहते थे। इस किसान आंदोलन के कंधे पे रख के जब कुछ लोग अपनी राजनीतिक बंदूक चलाने लगे, तो स्वाभाविक है, आंदोलन तो अपनी जगह पे रहा, प्रधानमंत्री ने किसानों की बात भी मान ली, किसान अपने घर लौट गए। लेकिन राजनीति करने वाले जो बंदूक चला रहे थे, वो अपना हित साधने के चक्कर में लगे हुए थे। अंजाम सबसे पहले अभी आपने ही बताया कि राकेश टिकैत जी के गांव में, योगेंद्र जी गांव था उनका, 154, 175 और 512 भाजपा रालोद। तो इन लोग की जमीनी पकड़ कितनी है वो सबको पता है। और योगेंद्र जी ने ठीक कहा कि ये ना प्लेइंग 11 में नहीं थे, ना बैटिंग कर रहे थे, ना बॉलिंग कर रहे थे, पिच तैयार कर रहे थे। तो गलती योगेंद्र जी आपसे हो गई, ना टर्निंग पिच बनाया, ना बाउंसिंग पिच बनाया, फ्लैट पिच दे दी योगी आदित्यनाथ को। योगी जी छक्का चौका मारते गए, ऐसे ही कसर प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ बोलने के पहले, कांग्रेस को तो पहले ये सोचना चाहिए कि हमें वोट मिला, हम यहाँ खड़े हैं, हमें वोट मिला, खड़े हैं। अरे इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हुआ, 1.5-2% वोट लेके 2 सीट पे रह गए, और उसके बाद भी इतना जोर जोर से बोल रहे हैं वोट मिला, वोट मिला। 97% कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, कहां से वोट मिला भाई? इसीलिए जनादेश का सम्मान कीजिए। ये जनादेश निश्चित तौर पर योगी जी के काम और मोदी जी के नेतृत्व पे जनता ने दिया है, इसका सम्मान होना चाहिए, न कि इसके चीरफाड़ और डिसेक्शन करने की कोई जरूरत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या योगेंद्र जी और मेरे से ज्यादा इसमें समाजवादी पार्टी अपना विचार रखे तो आपके दर्शकों को ज्यादा अच्छा लगे। ओके, अजय आलोक, एक चीज और, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सही मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लेकर सही डैमेज कंट्रोल कर लिया, और उसी वजह से आज हमें ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आप मानते हैं? देखिए डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का संबोधन उस समय का याद होगा तो प्रधानमंत्री ने खुल के कहा था कि ये ज्यादातर किसानों के हित के लिए है, लेकिन हम कुछ एक किसानों को समझा नहीं पाए, जिसके कारण 1 साल से यह आंदोलन चल रहा है, इसलिए हम तत्काल प्रभाव से यह आंदोलन वापस लेते हैं, क्योंकि ये संवेदना की बात थी। अगर सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी होती, आपको क्या लगता है ये जो हर साल किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, क्या इसका इफेक्ट ग्राउंड पे नहीं था? ये आप ही की टीम ने सर्वे किया है, हिंदू की रिपोर्ट का बात कर रहे हैं, उसमें भी देख लीजिए कि ये सब लाभकारी योजनाओं का फायदा मिला है। अरे पहली बार सरकार ऐसी थी कि डिलीवरी गारंटीड हुई है, ये मैंडेट डिलीवरी का मैंडेट है, और एक और चीज का मैंडेट है जिसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये डिलीवरी का मैंडेट है, और जो विषम और जो विषकारी परिस्थिति आप लोगों ने बनाई है इस चुनाव में, जिससे आने वाले समय में हमारे देश को नुकसान ही होगा, विपक्ष के द्वारा जो किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी या समाजवादी की सबसे बड़ी भूमिका है, ये उसके ही परिणामों की झलक है। ओके, इशारा तो कर दिया। कौन से विष की आप बात कर रहे हैं अजय आलोक? थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। देखिए मानस, मुझे चिंता दूसरी चीज के लेके है। जिस तरह से वोटों का मार्जिन, आप देखिए विनिंग मार्जिन की बात कर रहे थे, नहीं हुआ। 2-2 लाख का मार्जिन गया, 1,80,000 का मार्जिन गया, 70,000 का मार्जिन गया, निश्चित तौर पे पिछले रूप में घट गया। लेकिन आप ये देखिए कि कितना वैमनस्य था कि एक वोट 95% एक समुदाय का वोट एक ही जगह जाता है, और उसके चक्कर में रिवर्स पोलराइजेशन हुआ।
अगर ये पैन फिनोमेना पूरे देश में फैलने लगी तो किसका भला होगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भला होगा। मैं समझ गया। ओके, इन लोगों ने मैं समझ गया। सांप्रदायिक बनाने ओके, इस पर फिर बहस होगी, क्योंकि अभी तो जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं और आंकड़े आएंगे और डिटेल में उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत जी क्या हो गया? पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो माना जा रहा था कि किसान आंदोलन का खूब असर रहेगा, बीजेपी को जाट कोई वोट देगा नहीं, लेकिन आपने वो सुना होगा ना, आजकल एक चल रहा है सोशल मीडिया में, किसानों ने जयंत का उतना ही साथ दिया जाटों ने जितना यूक्रेन का नाटो ने। सुना होगा आपने ये? धन्यवाद मानक जी, आपने मुझे चौथे पांचवें नंबर पे मौका दिया, मैं आभारी हूँ आपका। तो हालांकि आज की आप मेरे से संबंधित ही ये डिबेट थी कि किसान आंदोलन का फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप ही लिस्टेड कर रहे हैं कौन वजन में भारी है कौन वजन में हल्का है। आप आपसे मौका दे रहे हैं, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरी बीजेपी की बहन ने जिस तरीके से आज एक पत्रकार भाई पे किस तरीके से कटाक्ष करा है, ये मेरे को भी काफी वर्ष हो गए आप लोगों के साथ सभी चैनल्स पे जाते हुए। इस तरीके का हादसा मुझे आज अच्छा नहीं लगा, मन को दुख दे रहा है। आप लोग तो हमारे को समय देते हो, हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हो। हमें आपसे क्या लेना देना और आपको हमसे क्या लेना देना। आप तो हमको मौका देते हैं, खैर कोई बात नहीं। अजय आलोक जी का काम शुरू से महिमा मंडप करना है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी इनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये महिमा मंडप करते रहेंगे, करते आए, करते रहेंगे, मुझे उससे भी खैर कोई बात नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ही आज जयंत चौधरी जी के खाते में 8 सीटें आई हैं और हम 10 सीटें ऐसी हैं जिनका भी जिक्र चल रहा था, कोई 500 से, कोई 300 से, कोई 800 से, कोई 1200 से, जो 1000-1200 से रह गया वो बैलेट पेपर हम पे भारी हो गया और हमारा वोट कम रह गया। खैर उसको जो जीता वो सिकंदर, आज बीजेपी जीती है। जब जो हारा तो हार तो एक वोट से भी है, वो कारण कोई भी रहा हो। लेकिन जयंत चौधरी जी का पहले दिन से मिशन था, उन्होंने किसानों के बीच में जाके बात करी। जिस दिन आंदोलन रात को खत्म होने जा रहा था, चौधरी अजीत सिंह जी ने राकेश टिकैत जी का ढंढास बंधाया और आंदोलन कामयाब हुआ। आज उनका स्वर्गों में वासा हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी को कारण कुछ भी रहा हो, तरीका कोई भी रहा हो, वो किसान आंदोलन वापिस हुआ। आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी चौधरी अजीत सिंह जी को। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना वोट बैंक हमको मिला और जो नहीं मिला, उन्होंने आज सत्ताधारी पार्टी के ऊपर बहुत अधिक विश्वास कर लिया है। हर साल 2 साल बाद हर क्षेत्र में चुनाव आते हैं, आते रहेंगे। अब अगले फिर 4-5 स्टेटों में चुनाव है, उसके बाद 2024 में 24 महीने बचे हैं, लोकसभा का चुनाव है। जो किसानों ने वोट बीजेपी को करा, वो प्रधानमंत्री जी को उस अल्फाज को ध्यान रखते हुए करा कि मैं नहीं समझ पाया या मैं नहीं समझा पाया। अब सत्ताधारी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है। क्या वो अब किसानों को समय रहते हुए पेमेंट गन्ने की करेंगे? बहुत बढ़िया। क्या एमएसपी पे इंद्रजीत जी वादा करा कमेटी बनाने का, क्या वो कमेटी बनेगी? क्या किसान की आय दुगनी करी जाएगी? अगर जनता ने आप पे विश्वास दिलाया है तो मानक जी, मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। और प्रवक्ता बैठी है मेरी बहन सिटिंग पार्टी की, अब आपके ऊपर जिस तरीके से आपने उत्साह दिखाया है और आपने जितना जोश आपने निकाला है पूरे पैनल के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर, ये जोश दिखाइए एमएसपी का बिल पास करवाने के लिए, एमएसपी की गारंटी देने के लिए। ओके इंद्रजीत जी एक सेकंड रुकिए, अभी मुझे आपके साथी शहजाद अब्बास के पास भी जाना है, लेकिन 2 बातें कहूंगा आपसे। 2 बातें कहूंगा आपसे। एक तो आपकी दाद देता हूं मैं, आपने कितनी ईमानदारी से जनादेश को स्वीकार किया, उसका सम्मान किया और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाली। बिल्कुल सही किया आपने, यह आपका हक है, लेकिन आपने जनादेश को स्वीकार किया, उसके लिए आपको सलाम। लेकिन दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि आपको खड़ा कर दिया, सर 33 में से 8 सीटें जीती हैं आपने, सिर्फ 8। मानक भाई 33 में से 8 और आपको वोट परसेंट मिला है 2.85। मानक भाई 1 सेकंड का समय, 1 सेकंड। हाँ बोलिए। हमारे पास खोने के लिए क्या था? अचानक से कोरोना के ग्रास में हमारे चौधरी साहब चले गए। चौधरी जयंत जी के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेवारी अचानक से आ गई और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए उन्होंने हौसला नहीं हारा है। 2024 के लिए फिर हम लोग कंधे से कंधा मिला। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया शहजाद अब्बास। ओके शहजाद अब्बास, उसके बाद आ रहा हूं संजू वर्मा। शहजाद,
क्या आप योगेंद्र यादव की बात पर रिएक्ट करेंगे? वो कह रहे हैं हमने इतनी अच्छी पिच दी थी, उसके बावजूद आप मैच हार गए। शहजाद। मानक जी बहुत धन्यवाद कि अंतिम समय में आपने मुझे समय दिया। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए शहजाद भाई। आज देखिए क्योंकि देखिए इतने दिनों से शहजाद भाई, इतने दिनों से जो हम बहस कर रहे थे, आपको पूरा टाइम में देता था, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद भी। आज माफी चाहता हूं क्योंकि आज किसानों पर बहस थी और इसीलिए देखिए ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। चलिए बोलिए। जेडीयू जो है, जेडीयू के जो प्रवक्ता बैठे हैं, जेडीयू का यहाँ इस पैनल पे कोई काम नहीं था। वो तो बखान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की, तो कभी बातें नहीं करते, कभी अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, कभी बिहार की बातें नहीं करते। खैर छोड़िए उस पे। देखिए हम एक पंक्ति के साथ अपनी बात शुरू करेंगे। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। देखिए जहां पे हमने ऐतिहासिक चुनाव लड़ा है, हम अगर आप देखिएगा तो आप लोगों को हमारे जो चुनाव लड़ने का तरीका था उसकी तारीफ करना चाहिए थी, आप लोग ने नहीं की। जिस जगह पे नहीं तारीफ सब जगह हो रही है, नहीं सब जगह तारीफ हो रही है। आपकी पार्टी ने जो जबरदस्त छलांग लगाई है सीटों में भी, वोट शेयर में भी, उसकी सब जगह तारीफ हो रही है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश को लोहा मनवा दिया चुनाव लड़के, जहां पे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, केंद्र के मंत्री हो, उत्तर प्रदेश का सरकारी तंत्र, उत्तर प्रदेश के मंत्री और वहां पे मीडिया का सहारा हो। वहां पे हमने अपने जो सीटें हैं उसको 3 गुना किया है, वोट परसेंटेज को हमने बढ़ाया है और उसके बाद हमने वहां के उप मुख्यमंत्री और कम से कम 12 से ज्यादा अधिक मंत्रियों को हमने हराया है और 50 सीटों पे हमने मजबूत टक्कर दी है। तो उस जगह पे हम अपनी हार नहीं मानते, हम हार के भी जीते हैं और ये जीत का भी हारे। हम तो किसानों की बात करें, किसानों ने हमको बेपनाह वोट दिया है। हम अब बात ये करते हैं कि सरकार में है, अब किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की के लिए काम ये करें और किसानों के लिए एमएसपी की जो बात है वो करें और किसानों पे जो मुकदमे इन्होंने जो वादा किया था उन वादों को पूरा करें। हम देखते हैं 5 साल में ये किसानों का कितना भला करते हैं, हमको तो देखना ये होगा। ठीक है, ओके। और आपने कहा बीजेपी जीत के हार गई, वो कैसे, ये भी बता दीजिए जरा। देखिए जीत के इसलिए हार गई कि 313 सीटें थी और आज वो अगर उसकी एक्चुअल सीटें देखिए तो 255 पे है। तो कहां सीटें घटी हैं? उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, 12 मंत्री चुनाव हार गए, बड़े बड़े दिग्गज मंत्री हार गए, तो जीतने के बाद भी हारे। ओके, मैं समझ गया। संजू वर्मा, संजू रिस्पॉन्ड करिए। संजू जी, मानक जी एक चीज जो हमको याद रखनी होगी कि ये कहना कि बीजेपी को वेस्टर्न यूपी से वोट नहीं मिलेंगे, जाट हार्टलैंड से वोट नहीं मिलेंगे, यादव को सिर्फ सपा को वोट देंगे, बात इतनी है कि लोगों ने ये नहीं समझा कि भाई बीजेपी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहती है तो ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है। 15 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त का राशन मिला उत्तर प्रदेश में, 42 लाख घर बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ उत्तर प्रदेश में, 1.5 करोड़ महिलाओं को उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला, 1.25 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में मुफ्त की रोजाना हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी, 1.5 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी मिली। तो आप जो लाभार्थी वर्ग है उसको बिल्कुल दरकिनार करके सारी जो आपकी पॉलिटिक्स है, किसान ऐसा करेंगे, यादव ऐसे वोट करेंगे, मुसलमान ऐसे वोट करेंगे। अरे मुस्लिम क्षेत्र में मानक जी बताइए, धौलाना में बीजेपी जीती, सहारनपुर नगर में बीजेपी जीती, जाट क्षेत्र में मथुरा में बीजेपी जीती, फतेहपुर सिकरी में बीजेपी जीती, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए लखनऊ कैंटोनमेंट में बीजेपी जीती, साहिबाबाद में बीजेपी जीती, कल्याणपुर में बीजेपी जीती, तरफगंज में बीजेपी जीती, यादव लैंड में, बख्शी का तालाब में बीजेपी जीती, चिबरा मऊ में बीजेपी जीती। तो बीजेपी हर क्षेत्र में जीती है क्योंकि हमारा एजेंडा क्षेत्रवाद नहीं, पक्षपात नहीं, प्रदेशवाद नहीं। ओके, ऑल राइट, ओके योगेंद्र जी, ओके योगेंद्र जी, अब जाहिर है किसानों ने दोनों पक्षों को वोट दिया, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक या कोई बहस हमें करनी नहीं चाहिए। कोई कहता है बीजेपी को नहीं दिया, गलत कह रहा है, कोई कहता है विपक्ष को नहीं दिया, गलत कह रहा है, ऐसा बिल्कुल गलत कह रहा है। लेकिन यहां से आगे की राह आपको कैसी दिखाई देती है योगेंद्र जी? क्योंकि अब मैं किसानों की बात कर रहा हूं, किसानों के लिहाज से जैसे इंद्रजीत जी ने बहुत बढ़िया किया, गेंद अब पूरी तरह से सरकार के पाले में डाल दी, कहते हैं हमने स्वीकार कर लिया, आपको वोट दिया, किसानों ने आप पे भरोसा जताया। अगर, और जैसे संजू कह रही हैं और अजय आलोक
किसान सम्मान निधि है और बाकी सारी लाभार्थी जो एक पूरा वर्ग खड़ा किया है बीजेपी ने, आपको लगता है अब अगले 3, 4, 5 चुनाव 2024 से पहले किसान डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा? जोगेंद्र जी, देखिए, चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब चुनाव वाली तीखी बातें करने का कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी को किसानों का वोट मिला है। हमारा अभी तक जो प्रमाण मैंने आपको दिखाया पहले की तुलना में घटा है, उतना नहीं घटा जितना हमारे हिसाब से घटना चाहिए था। हमें प्रयास और करना होगा। लोकप्रियता और लोकतांत्रिक होना दो अलग बात है। लोकप्रिय इंदिरा गांधी भी थी और लोकप्रियता का यदि सवाल हो तो आज निश्चित साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय है। इससे मैं बिल्कुल कोई इंकार कर ही नहीं सकता। कौन कर सकता है? और इसे ईमानदारी से मानना चाहिए। वोट का सम्मान करने का यही मतलब है। लेकिन लोकप्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोकतांत्रिक हैं, आप संविधान की भावना के अनुरूप हैं। यही बात मैंने कही थी जो हमारे बीजेपी के साथियों को बहुत चुभ गई। और ये जो कहते हैं कि अगर चुनाव जीत गए इसके बाद आप कैसे सवाल उठा सकते हैं, मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि इंदिरा गांधी के चुनाव जीतने के बाद अटल जी भी कुछ सवाल उठाया करते थे, अडवाणी जी भी उठाया करते थे। राजीव गांधी 1984 में जितना बहुमत लेके जीते थे उसकी तो मोदी जी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद भी आप लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था और बहुत अच्छा काम किया था। तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी के साथी अपना अतीत भी याद रखें। आखिरी बात, आगे क्या होगा? आगे इस पे निर्भर करेगा कि किसान आंदोलन अपने सवाल को कितना आगे और कितना गहरा तक पहुंचाता है। आपके सामने ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हमने प्रयास किया और हमने मजबूर किया सब पार्टियों को किसान के सवाल पे बोलने पे। हमने मजबूर किया प्रधानमंत्री को छुट्टे जानवर की बात करने पे। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। छोटा सा कमेंट संजू वर्मा, आप इस नई चुनौती के लिए तैयार हैं जिसका इशारा योगेंद्र जी और इंद्रजीत जी कर रहे हैं कि अब आपको किसानों का वोट तो मिल गया, आपको उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा? मानव जी, हम बिल्कुल किसानों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। मैं सिर्फ ये कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि पिछले 8 सालों में हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ पैडी का एमएसपी हम देते आ रहे हैं किसानों को। तो पिछले 8 सालों में हो गया लगभग 12 लाख करोड़ और हर साल 75,000 करोड़ हम लगभग गेहूं में देते आ रहे हैं, तो हो गया 6 लाख करोड़। तो टोटल पैडी और व्हीट, धान और गेहूं मिलाकर पिछले 8 सालों में धान और गेहूं मिलाकर 12 + 6 18 लाख करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप जब ये कहते हैं भड़ास मत निकालिए, हम आपको अपना आईना दिखाते हैं। ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से छोटा सा कमेंट दे सकता हूं? सुरेंद्र भाई जल्दी। मानक भाई, जो लोग ये कहने लगे कि हमने मुफ्त का अनाज दिया तो ऐसे लगता है जैसे अपने ससुराल से लेकर के आए हैं। और जब ये कहते हैं ये लोग कि साहब हमने एमएसपी दी तो ऐसा लगता है कि किसानों का धान खरीदा और पैसा दिया तो ऐसा लगता है जैसे उनको मुफ्त का देकर के अपनी ननिहाल से लेकर के आए हैं। अरे भाई, किसान ने उगाया है, आपको दिया है, उसका पैसा आपने 1.5 साल में दिया है। ओके सुरेंद्र राजपूत, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, फिर बहस करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं अभी तो एक चुनाव आया, अभी और आने हैं। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।